हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्वदीप सूरा है। मैं नीट फिजिक्स एफटीपी का हिस्सा हूँ और आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो ये देखते हैं फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब फ्रिक्शन को लगने के लिए दो सर्फेसेस का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। फ्रिक्शन लगने के लिए दो सर्फेसेस का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात, कि फ्रिक्शन करता क्या है? फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। आइए, जो अपन ने 3 पॉइंट्स के बारे में बात किया, इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है और इस पर ये ब्लॉक पड़ा है। अब क्या किया, मैंने इस पर फोर्स लगा दी, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा दी। इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक चलने लगा तो क्या हुआ? रिलेटिव मोशन हुआ। रिलेटिव मोशन हुआ तो क्या लगेगी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगी? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। और टेबल में क्या दिखता है? ये ब्लॉक आगे जाते हुए दिख रहा है, तो इसके पीछे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे। इसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू टेबल। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब ब्लॉक को क्या दिख रहा है? ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ब्लॉक को तो टेबल पीछे जाते हुए दिख रहा है, तो टेबल पे भी एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा। उसे बोलेंगे फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू ब्लॉक। इसको अपन इस बात से भी समझ सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी समझते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। मैंने इसको इस फोर्स की वजह से खींचा, उसकी वजह से क्या लगा? एक्शन लगा। एक्शन क्या लगा? ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। और उसका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन था टेबल पे आगे की तरफ फ्रिक्शन की फोर्स। तो ये अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो इसमें होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी अपन बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का और काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो। क्या हो? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, उसमें ये ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को मैंने 2 न्यूटन से खींचा और गिवन है कि इस कंडीशन में ये रेस्ट पे रहा। किसमें रहा? रेस्ट पे रहा। तो ये 2 न्यूटन फोर्स उसको चलाना चाहिए, लेकिन ये अपने कहाँ रहा है? रेस्ट में रहा है। मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन क्या है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। अब बात करते हैं कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब 2 न्यूटन आगे लग रहा है और अपन जानते हैं एफ नेट 0 है। एफ नेट 0 इसलिए है क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो एफ नेट 0 है। आगे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगा रहेगी? फ्रिक्शन की वो लगा देगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अब ये सेम केस में मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगा दिया। सेम केस में मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगा दिया और अभी भी ये गिवन है कि ये ब्लॉक इसमें रहा, रेस्ट में रहा। तो अब क्या होगा? अभी भी अपन जानते हैं कि रेस्ट पे रहा तो रिलेटिव मोशन तो नहीं है। क्या है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इसलिए यहाँ भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब कितना लगेगा? वो इस कौन से एफ नेट 0 रहेगा क्योंकि रेस्ट पे है, तो एफ नेट 0 तो सामने लग रही है 4 न्यूटन की फोर्स, तो पीछे कितनी लग जाएगी? 4 न्यूटन की फोर्स। तो यहाँ से अपन ने क्या इंपॉर्टेंट बात देखी, जब 2 न्यूटन का फोर्स लगा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन का लगा था। तब मैंने जब 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगने लग गया? 4 न्यूटन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो डिपेंड करता है ड्राइविंग फोर्स पे। क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो डिपेंड करता है ड्राइविंग फोर्स पे। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये किसी सरफेस पे है
और सेम कंडीशन में मैंने ये ब्लॉक लिया, ये सरफेस ली और इसको 10 मीटर पर सेकेंड चला दिया। ये ब्लॉक लिया, ये सरफेस ली और इसको 20 मीटर पर सेकेंड चला दिया। अब यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन है तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। अब मैं आपको ये चीज़ 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से ये दिखाना चाहता था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इन तीनों केस में वो इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब इसको अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, हटाएंगे तो अपन यूज करेंगे म्यू के का। म्यू के क्या है, म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी म्यू की डिपेंड किस पे करता है, म्यू की डिपेंड करता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है। यहाँ तक अपन ने बात समझी काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की। आइए हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर हो जाता है। मान लीजिए मैंने ये 4 kg का ब्लॉक लिया और इस पर लगा दी 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी आगे की तरफ। मैंने म्यू रखा है यहाँ पे 0.2 के बराबर। तो मेरे को यहाँ बता दो आप फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हो जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें नॉर्मल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो नीचे क्या लग रहा है, अपन इसका एफबीडी बना लेते हैं। नीचे लग रहा है mg 4g और ऊपर लग रहा है नॉर्मल। ये मैंने फोर्सेस एफबीडी बनाए वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा 10 न्यूटन ऑफ फोर्स लगेगा। अब फ्रिक्शन का लगेगा, फ्रिक्शन अपोज करता है तो फोर्स आगे लग रही है तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी, पीछे लगेगी। ये कंप्लीट एफबीडी हो गया इसको। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब मैं बैलेंस करूँगा तो नॉर्मल कितने बराबर आ जाएगा 4g। जी को यहाँ पे अपन 10 कंसिडर कर लेते हैं तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, अब यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्रिक्शन कितना होता है, हमने कितना पढ़ा था, म्यू के इंटू एन। म्यू कितना दे रखा है अपने को 0.2 इंटू 40। ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। अब फ्रिक्शन आ गया 8 न्यूटन के और फोर्स कितनी लग रही है आगे 10 न्यूटन की, मतलब बॉडी चलेगी। तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ। आगे कितना लग रहा है ब्लॉक पे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना रहा हूँ 10 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है 8 न्यूटन। मास कितना है 4 kg। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन एन होता है। एफ नेट क्या है 10 - 8, मास क्या है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2/4 हाफ मीटर पर। क्लियर हुई प्रॉब्लम। आइए इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। वही मास मैंने 4 kg दिया, इस बार मैंने फोर्स लगा दी 10√2 और ये एंगल कितना बना रही है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। इस बार मैंने म्यू की वैल्यू ले ली 0.3। तो यहाँ मेरे को एक्सेलरेशन निकालना ब्लॉक का। उसी तरीके का सवाल है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, इनमें एफबीडी बनाते हैं 10√2 न्यूटन 45 हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे लग रहा है। तो उसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10√2 cos 45। cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 और 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ गया 10 न्यूटन।
अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, वो tan√2, इससे 45 डिग्री बना रहा है, वर्टिकल से भी 45 डिग्री बनाएगा, tan√2 का cos 45 और √2 कट गए, ऊपर आ गया 10। ठीक है, अब इस पे mg लग रही होगी, हाँ लग रही होगी 4g, एक नॉर्मल लग रहा होगा, हाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रही होगी क्योंकि इसको अपोज कर रही होगी, हाँ लग रही होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्लस tan इज इक्वल टू 4g, नॉर्मल प्लस tan कितना आ गया 4g, मतलब जी को 10 ले लेते हैं 40, नॉर्मल यहाँ से अपने को कितना मिल गया 30। आइए यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यू के इंटू एन, यू कितना दे रहा है 0.3 इंटू 30, 9 न्यूटन, ये अपने को मिल गया 9 न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू। लेकिन आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, मतलब बॉडी चलेगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना लेते हैं, फोर्स आगे लग रहा है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लग रही है पीछे 9 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ नेट अपॉन एम, तो मास कितना है 4 kg, 10 माइनस 9/4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने देख लिया फ्रिक्शन, अपन ने पढ़ लिया काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में।